याद है। चलिए, स्क्रीन आ गई आप लोगों के सामने। उपसर्ग पढ़ा था हम लोगों ने। और बेसिकली उपसर्ग मतलब होता क्या है? तो उपसर्ग मतलब होता है जो शब्दों के आगे लगते हैं और शब्दों के आगे लगकर जो उनका अर्थ बदल देते हैं। अभी पीडीएफ मैंने शेयर कर दी थी। अब वो सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोगों ने उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आई डोंट नो। नहीं पढ़ोगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो मीनिंग हम नहीं करेंगे आज। सिर्फ आपको करना क्या है, आपके सामने शब्द आए हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ये ढूंढना है कि इस पूरे के पूरे शब्द में मेन शब्द क्या है और उस शब्द में उपसर्ग कौन सा जुड़ा हुआ है। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। पहला शब्द लिखा है हमारे सामने उत्तिष्ठतु, है ना। उत्तिष्ठतु। तो इसमें आपका मूल शब्द है तिष्ठतु। तिष्ठतु मतलब क्या होता है? बैठना। तिष्ठतु। और प्लस उसके आगे का उपसर्ग क्या लग गया? उ। तो उत, उत्तिष्ठतु मतलब उत्तिष्ठतु मतलब उठना। तो अब तिष्ठतु मतलब तो क्या होता था? बैठना। लेकिन एक ऊ आगे लगने से उसका पूरा मतलब बदल गया और वो क्या बन गया? उत्तिष्ठतु मतलब खड़े होना। तो ऊ प्लस तिष्ठतु करके उत्तिष्ठतु ऐसा हमारा शब्द बना है। ठीक है। चलिए अगला आप लोग करिए। पूनम जी चालू करेंगे। निर्गच्छन शब्द है, निर्गच्छन। सर इसमें गच्छन तो धातु है और निरुपसर्ग धातु लगा नहीं हुआ बोलो है। आप, पूरा शब्द बोलो, क्योंकि धातु तो क्या है? गच्छ धातु है, गम धातु है, सॉरी। धातु तो गम है ना। वो हाँ। गम का शब्द बन गया है गच्छन। तो धातु नहीं बोला, बोला शब्द। इसमें मूल शब्द जो है वो गच्छन है। ठीक है। पद हम्म। बोलो, पद क्या है? गच्छन है। और उसके आगे और उपसर्ग क्या लगा है? उपसर्ग निर। गच्छन निरुपसर्ग मतलब लगा होता हुआ है जाना। और निर लगने से क्या होता है? आना। तो निर मतलब होता है निकलना। तो गच्छन मतलब जाना और निर्गच्छन मतलब निकलना। इस प्रकार से आपके अर्थ बदल जाते हैं। सौरभ जी ट्राई कीजिए अगला। निस्सरतु। है। ये तो सरल है वाला। सर निसरतु। हम्म, असर ये धातु है। क्या? असर ये धातु है। आप तो इसमें पहले मेन शब्द ढूंढो। क्या मेन शब्द? उपसर्ग मतलब शब्द के पहले हाँ कुछ लगा निस। होगा। निस। निस, ठीक है। स में हम्म। हलंत आएगा, ठीक है। हाँ हलंत स में आएगा। हलंत आ जाएगा। तो निस प्लस सरतु, बहना। सरतु बहना, हाँ। निस्सरतु ऐसे। मतलब नहीं गुड। बहना। हाँ, निस्सरतु मतलब नहीं बहना, ऐसा ले सकते हैं। बाकी बहना से भी देखना पड़ेगा निस्सरतु मतलब क्या। लेकिन इसका कुछ हमेशा ये रूल नहीं है कि उपसर्ग लगने से मीनिंग उल्टा ही आएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है। बस अर्थ अच्छा। बदल जाएगा, ऐसा है। ओ, ठीक है। ओ, उपसर्ग है, विलोम शब्द नहीं होते उपसर्ग। ठीक है, अच्छा। विलोम शब्द नहीं है। बेसिकली उपसर्ग मतलब सिर्फ शब्दों के आगे रहने से उन शब्दों का मेन मीनिंग बदल के कुछ और हो जाता है। हाँ, 90% ऑफ द टाइम क्या होता है? उल्टा अर्थ ही निकलता है, लेकिन हमेशा नहीं। ओके, मतलब तो इसके लिए आपको प्रत्यय क्या करना प्रत्यय होगा? भी बोल सकते हैं क्या उपसर्ग को? नहीं नहीं नहीं, प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। हाँ उपसर्ग ये शब्द पहले, के पहले लगते हैं। मतलब देख, प्रीफिक्स हो अभी गया ये। प्रत्यय हमने पढ़े नहीं है। संधि संधि पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने उपसर्ग बस पढ़ा है। इसके लिए आपको जो पूरी पीडीएफ भेजी थी उसके ऊपर देखो, इतने सारे शब्द लिखे हुए हैं। इसमें हाँ। सब दिए हुए हैं उपसर्ग। जैसे अभी यस। अब निस बोला ना आपने, तो निष्कारणम, निस्सरति, ये सब यहाँ पर आपके अर्थ बन गए यहाँ पर। ठीक है। लिमिटेड है उपसर्ग की बहुत सारे है। इसलिए ये 22 मुख्य उपसर्ग है, जो यहाँ पर 22 उपसर्ग दिए हुए हैं। पूरे संस्कृत में ऑलमोस्ट यही यूज होते हैं। तो अगर आपको इतना पता है तो भी आपको काम इजीली हो जाएगा। अच्छा। है ना। ठीक है, यस सर। चलिए। अगला क्वेश्चन। भवि, संवदंती। फिफ्थ संवदंती क्वेश्चन। में जो हमारा उपसर्ग है वो सम है। हम्म। और वध जो हमारी धातु है और क्रियापद ठीक वदंती है। है।
वदंती कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, और कौन लट बताएगा? लकार। आपने लकार, लट हाँ लट लकार कार वचन। प्रथम पुरुष बहुवचन। वदती, वदता, वदंती, हिंदी। ये शब्द रूप और धातु रूप से हमारे पीछे क्या हो रहा है, सपाट होते जा रहे हैं, है ना। हमको पढ़ना नहीं है वापस से, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे पूरी मेहनत आपकी भी और मेरी भी, अपन सबकी मेहनत खराब हो जाएगी पूरे महीने भर की। सिर्फ दो चीजों पे आपको स्टिक रहना है, बाकी टॉपिक्स तो आते जाते रहेंगे। धातु रूप और शब्द रूप। आप डिसाइड कर लो कि वीक में ये 2 दिन मेरे रहेंगे जब मैं धातु रूप और शब्द रूप को 1 घंटा, धातु रूप को एक दिन शब्द रूप, बस। बस आपको देना है, उनको पलटते जाओ, देखते जाओ। राम शब्द रूप देख लिया, बाली का देख लिया, धातु रूप में आपने लट लकार वगैरह देख लिया, तो आप सेंटेंस बना पाओगे। इसको मैं और अभी आपको बताऊंगा, जो आपको मैं अभी होमवर्क दूंगा ना अगला, उसमें। हालांकि होमवर्क तो आप करते नहीं हो, खैर वो तो भरत क्षेत्र के लोगों के लिए बना है होमवर्क, आप लोग तो पता नहीं कहाँ से हो। सर चलिए, सबमिट किया था, होमवर्क करके किया नहीं हुआ है आपने जो सर। किया था, आपने जो किया था, मैं सबका बोल रहा हूँ। जी ओवरऑल जी। आप 2-3 लोग तो करते हैं, लेकिन 2-3 ही करते हैं, प्रॉब्लम ही है ना। चलिए, अगला है प्रत्यवदत। अभिषेक जी, प्रत्यवदत। जी। प्रति थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ जी, वेरी गुड। प्रति और वद। मतलब वद धातु है, और यहाँ पर है वदत, ठीक है। हाँ। अब बस टूटेगा लेके प्रति प्लस अवदत, ठीक है। प्रति प्लस अवदत। अब वद। कहाँ से आ गया? तो यहाँ कहीं पर भी नहीं है, तो ये आपकी यहाँ पर यण संधि हुई है, जो हमारा अगले टॉपिक में पढ़ोगे। य में से हमारा ई भी निकला और अ भी निकला, तो प्रति प्लस अवदत, प्रत्यवदत। ठीक है। प्रत्यवदत मतलब, वो देखो, वदत मतलब होता है कहना, और प्रत्यवदत मतलब होता है किसी के लिए कहना, किसी के सामने कहना, ठीक है। अब यहाँ पर मीनिंग नहीं आया, मतलब उल्टा अर्थ नहीं आया शब्द का, लेकिन थोड़ा सा अर्थ बदल गया बस, ठीक है। अभिषेक जी, आपने कहीं से पढ़ा है पहले, या अभी आपने खुद का दिमाग लगा के आंसर दिया ये? नहीं, वो होमवर्क किया था। वेरी गुड, गुड। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला प्रति आएगा यहाँ? वो प्रति बहुत लॉजिक ऊपर दीदी जो ने दी। लिस्ट लिस्ट जो ऊपर दी हुई है हाँ, उसमें तो। गुड, चलिए, गुड गुड। चलिए, अच्छा, मतलब आपने पढ़ा है। सौरभ जी, पढ़ते हैं लोग, आप भी पढ़ा करो, ठीक है। चलो, अगला। ये जिनके कैमरे ऑफ है, वो क्लास में है या नहीं? कल्पना जी है, चलो, कल्पना जी ने कैमरा ऑन करके अपना प्रेजेंट दिया है। अब बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सुशोभते, सुशोभते, सर। ये तो बहुत इजी है, यस सर। बहुत इजी है ये जो तो। उपसर्ग सु है और शोभ है जो वर्ड है सर। शोभ धातु है, और शब्द क्या है यहाँ पर? शोभते। वर्ड क्या होता है? पद, पद। संस्कृत के स्टूडेंट हो आप, वर्ड क्या यस होता है? सर। यस सर। है ना। शोभते शब्द है, और सुशोभते। अब देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, शोभते मतलब किसी को आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है, आप शोभा। और सुशोभते मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे हो। जैसे हम कहते हैं ना, काम करना, और सुकाम मतलब बहुत अच्छा काम करना, ऐसे, ठीक है। गुड। अगला मीना जी, मीना जी आप तो शायद वीकडे वाले बैच के है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मीना जी। जी, मैं दोनों में ज्वाइन वेरी करती। गुड। कुछ लोग दोनों क्लास पढ़ लेते हैं, कुछ लोग एक ही नहीं पढ़ पाते। गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है विशिष्यते। बताइए। अ, वी वी उपसर्ग है, और जी, शिष्य ते धातु। धातु शिष्य धातु है। आप लोग शिष्य, बस सॉरी। बोलने में थोड़ी सी गलती कर रहे हो, धातु शिष्य है। वो बनेगा जब उसका रूप लकार में, तो शिष्यते, इस प्रकार से ऐसा होता है, ठीक है। वेरी गुड। अगला है अन्व करोत। मीनल जी है क्या आप क्लास में? मीनल जी। हाँ जी। अच्छा, तो आपके चेहरे पे मेहंदी लगी है क्या? आज आपने कैमरा बंद किया है? नहीं। चलिए, मुझे पता चले स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। चलिए, बताइए, अगला आंसर बताइए आप। अन्व करो, उसको थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बट ट्राई अनु कीजिए, आप कर लेंगे आंसर। इसको अनु तोड़िए। अकरोत। वेरी अनु गुड। अनु उपसर्ग प्लस है, इसमें था। क्रू धातु है, हाँ, क्रू का क्री कर। धातु है,
ठीक है, अनु तो अनु उपसर्ग। प्लस अ करो। देखो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी यण संधि है। मैंने पिछली वाली वीक डे वाली क्लास में ही बताया था कि जिन भी शब्द आपको आधा आधा शब्द दिख रहा है, जैसे इसके पहले 5वां नंबर का प्रत्यय में भी तो आधा था, हलंत वाला तो है ना। उसके बाद जो अभी हमने देखा 8th नंबर का क्वेश्चन अनव करो, उसमें भी न आधा है। तो 90% ऐसा होता है मैक्सिमम कि आधे शब्द मतलब वहां पर यण संधि का प्रयोग है। तो यण संधि है अनव करोत में भी, तो अनु प्लस अकरोत ऐसे करके आपका शब्द निकला। वेरी गुड। मीनल जी, आपको कैसे पता चला? आपने ऊपर के उपसर्ग पढ़े थे क्या? मैंने थोड़ा बहुत किया है संस्कृत का। ओके, वेरी गुड। चलिए अगला है प्रसीदामी। अवीर जी, अवीर जी मैंने आपको पहले देखा नहीं, आप नए जुड़े हैं क्या? हाँ, मेरा नाम नरेंद्र है। ये अवीर नाम मेरा लैपटॉप से आ रहा होगा। ओके 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 हाँ, जी मैंने नरेंद्र, एक्चुअली आप बीच में मैंने 4-5 क्लासेस थोड़ी मिस कर दी थी, तो मैं थोड़ा मतलब मैंने प्रिंट निकाल के पढ़ना शुरू किया है अभी वापस। ओके, फिर भी आप कवर अप कर लीजिए क्लासेस, है ना। या चलिए बस ट्राई कीजिए। प्रसीदामी। प्रसीदामी। अ, मुझे एक्चुअली ये पता नहीं, हाँ मतलब ये सही जा रहे हो, नहीं आप सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। प्र, तो उपसर्ग हो गया सीधा, वेरी गुड। और मी सीधा, आपके वो जो मतलब जो क्रिया के लिए ठीक है। आई थिंक सीधामी उत्तम। आपका अभी शब्द है यहाँ पर। हम्म सीधामी और प्र उपसर्ग हो गया और सीधा सीध धातु सीधा है। सीधा हो गया आपका ये धातु। ठीक है, सीध धातु, सीधा नहीं सिद्ध सीध। सिद्ध सिद्ध, हाँ। और सिद्ध में भी एक सिदामी शब्द जो है, बता सकते हैं आप कौन सा पुरुष है? ये ये तो नहीं, सौरभ जी बताएंगे। सिदामी कौन सा पुरुष, कौन सा वचन? ये तो सिदामी सात। सिदामी तो उत्तम पुरुष, मतलब पहला पहला पुरुष वेरी होता है गुड, ना। सही। पहला नहीं, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष। हाँ हाँ। वचन कौन सा है? वचन। ये वर्तमान काल वचन हो नहीं गया नहीं, वचन सिदामी। वचन। सिदामी इज बहुवचन। नहीं सॉरी, नहीं एक नहीं, वचन, एक वचन। सिदामी सिदावह सिदामह, तो एक वचन। एक अच्छा, वचन। सिदामी का कर्ता कौन होगा? सिदामी यदि उत्तम पुरुष एक वचन है तो इसका कर्ता कौन होगा? करता तो खुद खुद हुआ ना, मतलब नहीं, उत्तम उसको क्या कहते हैं? अ, प्र, उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम उत्तम। पुरुष और मध्यम पुरुष कर्ता फिक्स है। हाँ, एक्चुअली तो कंफ्यूजन उत्तम है पुरुष, इसमें। आप हम्म, ये संस्कृत में उत्तम पुरुष और प्राकृत का उत्तम पुरुष अलग अलग है। नहीं, आप प्राकृत मत, अब यहाँ तक आप कंफ्यूज जाओगे। संस्कृत का उत्तम पुरुष के हिसाब से बात कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है। वैसे संस्कृत का उत्तम पुरुष और प्राकृत के उत्तम पुरुष में कर्ता वही आना चाहिए। हम। तो उत्तम पुरुष का कर्ता क्या होता है एक वचन का? अभिषेक जी, आप बता पाएंगे उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या होता है? डोंट फेल मी गाइस। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता। पूनम जी रुक जाइए अभी आप। मैं पूनम जी मैं रुक खुद हो जाइए। गया ना, मैं खुद हाँ, क्या। तो उसको क्या कहते हैं संस्कृत में, उसे क्या कहते हैं? मैं को। अहम अहम अहम। नहीं, अहम। अहम बस यही अहम। अहम सिदामी ऐसे करके, है ना। अहम सिदामी, हाँ। वेरी गुड। चलिए तो अगला क्वेश्चन। हाँ जी। क्वेश्चन है, तो फिर वो सद उत्तम पुरुष में कैसे हुआ? सिदामी बना ना। सिदामी सिदावह सिदामह, उत्तम पुरुष की अच्छा क्रिया अच्छा, में आम ओके ही ओके। लगता है, हाँ हाँ, आमी, ऐसे ओके। करके। बस। ओके, चलिए। इसका मतलब फर्स्ट क्या राउंड है? सिदामी का मतलब क्या है इसका? सीधे सिदामी। सिधाई मतलब होता है, प्रसिदाई मतलब कार्य शुरू करना, मतलब आगे चलना। तो आगे। प्रसिदामी उसकी ओर आगे बढ़ना, ऐसा। चलिए, अब एक राउंड हुआ, अगला राउंड वापस चालू करते हैं पूनम जी से। अवागच्छत। सर अवागच्छत। अवागच्छत में अव उपसर्ग है हाँ और आगच्छत क्रियापद बनेगा। ठीक है, अगच्छत क्रियापद है, अब उपसर्ग है, अगच्छत क्रियापद है। वेरी गुड। अगला मीनल जी, उपविशामः। उपसर्ग विषामः, विष धातु। विष धातु, विष नहीं, विष छोटा ही है ना।
रस्वई विषामः। विषामः कौन सा पुरुष कौन सा वचन? उत्तम पुरुष बहुवचन। वेरी गुड, वेरी गुड। कर्ता क्या होगा इसका? वयम। वयम उपविशामः। ऐसा, ठीक है, वेरी गुड। अभिषेक जी अगला क्वेश्चन। उत्थास्यामः। उत्थास्यामः। उपसर्ग उत और ठीक है, धातु होगा स्था। था धातु है। थास्यामः। थास धातु है, थास। थास धातु है, स्व में हलन। थास धातु है और उत आपका उपसर्ग है। तो यहाँ पे शब्द बना उत्थास्यामः। ठीक है। अच्छा, अभिषेक जी क्वेश्चन है मेरा। उत्थास्यामः कौन से लकार का शब्द है? ऐसे याद नहीं आया। लकार। चेक कर, टेबल चेक करना पटिष्य। पड़ेगा। अच्छा मैं बोलता हूँ, पटिष्यति, पटिष्यतः, पटिष्यन्ति। लट। उच्छास्यामि, उच्छास्यामः। उच्छास्यामः, उच्छास्यामः। तो भाभी बता सकते हो? लट लकार। नहीं नहीं नहीं, लट लकार में तो स्यो से ना आएगा। यहाँ पे स्यो का प्रयोग है ना, स्यो। अच्छा। स्यो कौन से लकार में आता है? भाभी बताओ। उच्छास्यामः कौन सा लकार है? ऋट लकार। ऋट लकार। पता है, पटिष्यति, पटिष्यामः, उच्छास्यामः, है ना? सर के ऊपर से जा रहा है सब बातें, क्योंकि रिवीजन नहीं किया। दैट शुड नॉट हैपन। ओके, चलिए अगला। उन्नयनम। हाँ सौरभ जी, उन्नयनम। नयनम ये धातु हो गया। नयन धातु है और नयन शब्द नयन पद सॉरी। बना नयनम। ठीक है। हाँ। हाँ, उपसर्ग। उपसर्ग उन हलंत। उन नहीं बनेगा, उच बनेगा, उच। संधि हुई है यहाँ त पर, उच प्लस न का त हो जाएगा। उच प्लस नयनम, उन्नयनम। उत, उत, त के बाद में जब न हो तो वो त न में परिवर्तित हो जाता है। ये एक संधि का नियम है, पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। इसलिए मैं कह रहा था हमारा मोस्ट अवेटेड टॉपिक संधि है, उच नयनम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कल्पना जी। अपाकुर्वन। कल्पना जी। उपसर्ग है सर, और पावक कुंवर। पावक कुंवर जो धातु है। अ उपसर्ग है, आपने कहाँ पढ़ा? क्योंकि ऊपर इतने सारे वो दिए हैं, इसमें कहीं पर भी अ तो उपसर्ग नहीं है। और अगर हो भी तो पाकुर्बन कैसी धातु है? आपको खुद को सुनने में अटपटा नहीं लग रहा? लगा सर, पाकुर्बन। तो लगा फिर सर। नहीं आंसर वो। ओके सर, कौन आप है बताएगा? सर। क्या आंसर है इसका, बताइए। कौन बता अप सकता है? अप हो गया ना सर। और फिर शब्द क्या निकलेगा? अप प्लस अकुर्वन। अकुर्ब। अच्छा, मीनल अकुर्वन। जी सही बोल रहे हैं क्या? सौरभ जी सही, मीनल जी, अकुर्वन। सौरभ जी सही अपवत्ता बोल रहे हैं कि अकुर्वन। गलत? अकुर्वन। एक सेकंड, हमारे वीकडे वाले बच्चे बताएंगे। मीनल जी, सॉरी मीना जी, मीना जी। अ, अप उपसर्ग है और कुर्बान। हाँ, आपको प्लस अकुर्बन, ऐसे आपका शब्द निकलेगा। अकुर्बन आपका यहाँ पर बाद बाय प्रोडक्ट मतलब बाद वाला शब्द है। आप आपका क्या है, उपसर्ग है। वेरी गुड सौरभ जी। कल्पना जी ने बाद में आपको बोल दिया था, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंटली आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अ उपसर्ग है, बिल्कुल अ उपसर्ग है। लेकिन उसके बाद पाकुर्बन कोई धातु नहीं है, पाकुर्बन कोई शब्द नहीं है, इसलिए अ नहीं हो सकता। तो हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो कुछ और में क्या, तो अप बन जाएगा हमारा उपसर्ग, और पाकुर्बन, सॉरी अकुर्बन बन जाएगा। अच्छा, इसमें भी अकुर्बन। संधि है क्या? नहीं नहीं, संधि यहाँ पर संधि है, दीर्घ संधि है। इधर भी संधि है। आपको प्लस अकुर्बन, प्लस के पहले भी अ है और प्लस के बाद भी अ है, दोनों अ मिलके हो जाएंगे आ। तो अब प्लस अकुर्बन अपा कुर्बन हो गए। ऐसा समझाएंगे आपको ये। अच्छा, इसमें कौन सा लकार है? पूनम जी, अपाकुर्बन में कौन, सॉरी अपाकुर्बन नहीं, अकुर्बन में कौन सा लकार है?
अभी भी नहीं नजरें ध्यान आ रहा पड़ सर रही अभी। हैं? अच्छा, जो भी इतने सारे लकारों में एक ही लकार था जिस लकार में हमें धातु के पहले अ लगाना पड़ता है। अपठत, अपठिताम, अपठन, लंग अपठः, लकार अपठन। भूतकाल में सर। बस बस इतना ही तो आंसर था। ठीक है, हम्म। चलिए। आप पूनम जी, आप वीक मत पढ़ो। वीकडे क्लास में, वीकेंड क्लास में एक आप ही तो आशा हो, निराशा नहीं दो। सर चलो एकदम से क्लिक अगला। नहीं हो रही अभी बात एक्चुअली, उसके क्या कहते हैं रिवीजन के बाद भी थोड़ा सा और टाइम लगेगा एकदम से बात लगेगा क्लिक होने। लगेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है वी जयते। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अबीर जी, सॉरी नरेंद्र जी, मैं भूल गया, नरेंद्र जी नाम है आपका, मैं भूल गया, हाँ, सॉरी। वी वी जयते। आ, वी और जय धातु हो गई, हाँ ठीक है। और जी जी धातु है। वी जी का उपसर्ग। जयते बनता है। वी वी उपसर्ग, ये उपसर्ग तो होगा। एकदम सिंपल सा है वैसे। शाबाश। और आप अच्छा, लकार पूछेंगे तो मुझे थोड़ा प्रेफर ही करना पड़ेगा। हाँ मैं लकार वही पूछ रहा हूँ, लकार। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप लोग बता सकते हो, मतलब ट्रिकी नहीं, लकार तो बहुत इजी है, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जयते में कौन सा ये लकार है? आत्मन पदे पदे शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आत्मनेपद लकार कौन सा है? और ये हो गया जयते भविष्य, भविष्य जयते काल। जयन, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, जयते जयते जयंते, भाभी बताओ। लट लकार। वेरी गुड, लट लकार का आत्मनेपद का एक वचन, जयते जयते जयंते। ठीक है। हाँ, आखिरी क्वेश्चन जो है, परितुष्यति। परितुष्यति, ये मैं पूछता हूँ मीनल जी से। मीनल जी, परि परितुष्यति। उपसर्ग, परि उपसर्ग वेरी गुड। तुष धातु। हाँ, तुष धातु है, तुष्यति। ठीक है, परितुष्यति आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर? श में अ, हलंत आएगा ना। किसमें? श। नहीं, पर शो सही लिखा है ना, तुष्यति। शो के बाद आधा शो ही तो है, हाँ वही अलग क्यों हलंत करना है? आएगा ना। नहीं नहीं, सही तो है, परी प्लस तुष्यति। अब तुष्यति में तुष्य। ऑलरेडी शो आधा है, हाँ हाँ। उसके बाद नहीं ये मुझे लिखा है। लगा तुष्य। अच्छा हाँ। नहीं नहीं नहीं, तुष्यति आपका पूरा धातु का बन रहा है, आपका रिट लकार का एक वचन, तुष्यति तुष्यता तुष्यंती, ऐसे करके। ठीक है, चलिए। सेकंड क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। और जो ऑप्शन दिए ब्रैकेट के बाद, उसमें से आपको चूज करना है और भरना है उपसर्ग, वो पूरा मीनिंग के अकॉर्डिंग भरना है, क्योंकि दो उपसर्ग है, जैसे प्रासी धातु और प्रसी धातु, दोनों सेम लगते हैं, पर दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो मीनिंग पता करके, उस सेंटेंस का मीनिंग पता करके, सेंटेंस में कौन सा उपसर्ग एप्रोप्रिएट है, ये आपको पता करना रहेगा। ये वाला होमवर्क मैं थोड़ा गौण कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे आपसे अगला होमवर्क करवाना है। ठीक है, अगला होमवर्क बेसिकली क्या है? देखिए, दोनों क्वेश्चन में आपको दो वर्ड बोल्ड दिखेंगे, जैसे पहले में हारः योगः लिखा हुआ है, और नीचे आपको कुछ उपसर्ग लिखे, आ वि प्र सु सम, है ना? तो करना क्या है, आपको हार और योग, इन दो शब्दों में ये उपसर्ग जोड़ने हैं। जैसे आहारः, आयोगः, विहारः, वियोगः, प्रहारः, प्रयोगः, सुहारः, सुयोगः, समाहारः, संयोगः। ठीक है, तो बन गया, खत्म क्वेश्चन? नहीं, करना क्या है आपको इन सेंटेंस, इस क्वेश्चन में इन उपसर्गों का यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे आ प्लस हार बन गया आहार, तो अब आपको आहार से कोई शब्द बनाने हैं, सॉरी सेंटेंस बनाना है। आहार मतलब क्या होता है? खाना। अब आपको आहार इस टर्म का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। अब मैंने ये होमवर्क दिया है वीकडे वाले क्लासेस को भी, आपको भी दे रहा हूँ, लेकिन आपके पास टाइम सिर्फ आज शाम को 7 बजे तक का है, क्योंकि तब हम डिस्कस करने वाले इस होमवर्क को एंड ऑफ द क्लास में। ठीक है, तो अब इसमें आपके पास ट्रिक ये है कि आप क्या करो, पता है आपको, पता है उपसर्ग धातुओं में ही लगते हैं, शब्द रूप में उपसर्ग नहीं लगते। ये रूल आप लोग लिखा हो, नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए, उपसर्ग मात्र धातुओं में ही लगते हैं, उपसर्ग शब्द रूपों में नहीं लगते। मतलब उपसर्गों का प्रयोग क्रिया में होता है, उपसर्ग का प्रयोग कर्ता के साथ नहीं होता है। ठीक है,
तो इसका मतलब आप क्या करो, सेंटेंस बनाना है तो आप इन उपसर्गों को क्रिया बना लो, इन शब्दों को। जैसे आहार मतलब होता है खाना, तो आपको मैं सिंपल ट्रिक बताऊं। ट्रिक सिंपल सी इतनी है कि आपको पहले, कभी भी आपको संस्कृत में सेंटेंस बनाने हैं तो पहले आप सेंटेंस को हिंदी में बनाओ। ट्रिक नंबर 1 तो क्या है, पहले सेंटेंस को हिंदी में बनाओ। दूसरा ट्रिक, जब हम संस्कृत सीख रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा नहीं आता है, तो जितना छोटा सेंटेंस रहेगा उतना करेक्ट रहेगा। तो छोटा बनाना है। अब सेंटेंस में भी क्या क्या चाहिए, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो 3 वर्ड में आपको सेंटेंस खत्म हो जाना चाहिए। अगर ज्यादा लग रहा है तो कर्म को इग्नोर कर दो, सिर्फ कर्ता और क्रिया को रख के खत्म कर दो सेंटेंस। जैसे बनाओ, राम खाना खा रहा है। राम कर्ता हो गया, खाना कर्म हो गया, खा रहा है क्रिया हो गया, बस इतना से। अब इसको संस्कृत में कर सकते हैं। राम क्या है वाक्य में, कर्ता। कर्ता की विभक्ति कौन सी होती है, प्रथमा। तो राम का बन जाएगा रामः। फिर खाना क्या है, कर्म। कर्म की विभक्ति कौन सी होती है, द्वितीया। तो खाने को क्या बोलते हैं संस्कृत में, भोजन। तो भोजनम, रामः भोजनम। और खा रहा है को बोलते हैं आहार कर्म। तो ये जो आहार शब्द बना ना, अब खाना खा रहा है मतलब वर्तमान काल हो गया। वर्तमान काल के लिए कौन सा लकार का प्रयोग करते हैं, लट लकार का प्रयोग करते हैं। अब जो वचन हमारे कर्ता का है वही वचन हमारी क्रिया का होगा। तो कर्ता हमारा किस वचन में है, एक वचन में, राम। तो लट लकार एक वचन क्या बनता है, ती। तो आहारति आपका सेंटेंस बन गया, रामः भोजनम आहारति। अगर ये भी बड़ा सेंटेंस है तो आप कर्म को उड़ा दो, रामः आहारति, कंप्लीट, राम खा रहा है। ये सेंटेंस भी सही है ना, हो गया। जितना छोटा सेंटेंस उतना अच्छा। हाँ जी, कल्पना जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं। सर मीनिंग कहाँ से लेंगे सर? सेंटेंस बनाने के लिए देखिए मीनिंग भी तो पता रहना देखिए, मेन तो क्या है, ये जो उपसर्ग है सबकी मीनिंग ऊपर दिए हुए हैं, नहीं तो आप ढूंढ लीजिए, आप आराम से ओके ढूंढ सर। सकते हैं। ओके सर। आहार मतलब क्या होता है, प्रहार मतलब क्या होता है, या ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ओके सर। हाँ, भाभी कुछ कह रही है, भाभी बोलो। भैया जैसे एक सेंटेंस है, राम है आहार है करोति, तो उसमें जो आहार है उसका मतलब भोजनम होगा या फिर आहार का मतलब कुछ और होगा? नहीं नहीं, आहार मतलब भोजन भी के रूप में प्रयोग होता है, और आहार मतलब खाना भी सही है। तो राम आहारम करोति ये भी चलेगा, राम भोजनम आहार ये भी चलेगा, ठीक है, तो दोनों सर सही है। उसमें, लेकिन फिर पहले वाले में उसने जो बोला उसमें आहारम, एक उसमें कर्म हो गया ना, एक में वो कर्म है और जी, दूसरे में वो करता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, होमवर्क में तो मेन क्या कह रहे हैं वो, कि आपको सिर्फ आहार वर्ड का यूज करना है। अब आप चाहो तो उसको कर्म बना लो या आप उसको क्रिया बना लो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपका सेंटेंस इजी हो जाए इसलिए बोल रहा था कि आप उपसर्ग को कोई क्रियापद बना लो और कर्म का यूज ही मत करो। तो राम आहारति आपका दो सेंटेंस, दो वर्ड में सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, और आहार का आहार बढ़ा भी गया, ठीक है। सिमिलरली अगले 2 क्वेश्चन में भी मैंने आपको फाइल हटा दी है, तो उसमें भी ऐसे शब्द दिए हुए हैं और उसके नीचे उसमें 4-5 उपसर्ग दिए हैं, आप उसको जोड़िए। टोटल और आपके पास 4 शब्द है, 4 पद है, और एक एक के लिए 5-5 उपसर्ग है। मतलब आप एक वर्ड के आप पकड़ लो 5 उपसर्ग, टोटल आप बना सकते हो 20 सेंटेंस। लेकिन मैं कितने बनवा रहा हूं आपसे, सिर्फ 5। आपके पास उपसर्ग दिए हैं, आपके पास शब्द दिया है, उनको जोड़िए, उनको क्रिया चाहे तो क्रिया के रूप में, और अगर आप कर्म चाहे तो कर्म की अर्थ में उनको यूज कीजिए और उनको बनाइए। हाँ, सौरभ जी बोलिए। सर वो करोति मतलब? करना, आहार कर हाँ, रहा है, राम आहार कर रहा है। हाँ, मुझे वो सेंटेंस याद अभिषेक जी आया, को, शुभम हाँ करोति बोलिए। कल्याण। आहा, आई ऑल्सो होप द सेम फॉर यू गाइस। हाँ जी, अभिषेक जी बोलिए। नहीं, जो शाम का क्लास है वो मतलब कुछ नया होगा कि वो रिवीजन होगा? नया नहीं, हम उसमें नया कुछ नहीं लेंगे, रिवीजन होगा, फ्रॉम और वेरी उसका, फर्स्ट क्लास टिल नाउ। और वो अपलोड और भी बस होगा? एक चीज, हाँ अपलोड होगा। एक नई चीज बस ये होगी कि हम जो मैंने अभी आपको होमवर्क दिया है, मेन मैं फोकस करूंगा आपको सेंटेंस बनाने आ जाए, सेंटेंस से मीनिंग निकालना आ जाए, बस। क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट थी बच्चों, अब आप लोग तो करोगे नहीं, पर वीकडे वाले क्लास के बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि एक रिवीजन क्लास हो जाए, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ रिवीजन क्लास। क्योंकि नेक्स्ट संडे आपका असाइनमेंट है, एक एग्जाम है 50 मार्क्स का,
अच्छा मुझे याद दिला दिया, ऑल थैंक्स टू सौरभ जी। तो जिनको नहीं था चाहिए था एग्जाम, वो सौरभ जी से बाद में मिल लेना, ठीक है। तो बेसिकली 50 नंबर का मैं आपका एग्जाम ले रहा हूँ, और उसमें आप लोग जोड़ेंगे और वो वाले दोनों बैचेस जोड़ेगी और कैमरा ऑन करेंगे मेरे। और दो डिवाइस चाहिए मुझे उस दिन, एक जिससे आप जोड़े और एक आपके हाथ में जो फोन है वो, ठीक है। अब आप अपने वाइफ्स का या अपने बच्चों का या जिसका भी, आई डोंट नो, ठीक है, उनका फोन लेकर उस दिन कर सकते हो। वन डिवाइस इन योर हैंड एंड वन ऑन योर स्क्रीन, जिसमें आपको देख रहा हूँ, आपको वो करना है। और आप लोग कितना ही ट्राई कर लो चीटिंग करने का, आप चीटिंग कर नहीं पाओगे, क्योंकि मैं उसमें टाइमर सेट कर दूंगा 15 मिनट का। अब एक क्वेश्चन को आप ढूंढोगे ना, उतने में आपका टाइम जाएगा, ठीक है। तो वो मैं टेस्ट ले रहा हूँ, बोथ द बैचेस, वीकेंड का भी और वीकडे बैच का भी, ताकि मुझे से पता चले कौन किस लेवल पे है, ठीक है। नेक्स्ट संडे इज योर एग्जाम। नहीं हाँ पर जी। हम शाम लोग को जो रेफर कर क्लास पाएंगे, जो आपने नोट्स भेजे हैं वो रेफर तो कर पाएंगे? वो नहीं, आपको उस दिन कोई रेफर नहीं करना, आप उसमें पढ़ के आओ सब कुछ, आपको सब पढ़ना है। ओपन बुक टेस्ट नहीं है वो, ठीक है। ओके, चलिए, शाम को इसलिए जो मैंने क्लास इतनी होगा वो कितने घंटे का होगा? मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा, 1.5 आवर, दैट्स इट। उससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं है आप लोग को झेलने की, तो उससे ज्यादा मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। चलिए, ओके। सो नाउ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम एक्साइटेड टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज संधि। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास, जो एक चीज हम लोग को बार बार लड़ रही है वो संधि है। कहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ पर जुड़ जाता है। तो वो जैसे आपने कंजक्शन पढ़ा इंग्लिश ग्रामर में, और कंजक्शन तो बेसिकली क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। संधि बेसिकली क्यों बनाई गई, ग्रामर में इसका यूज क्या है, क्या है। आपने आप सब जनरेशन के स्टूडेंट्स और आप सब संस्कृत पढ़ते तो आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं कि आचार्य हमेशा क्या ट्राई करते हैं कि उनकी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक वो कह दे। आप लोगों ने जब वितरा विज्ञान पढ़ा है, तो आपने उमा स्वामी आचार्य का परिचय पढ़ा है उसमें, वितरा विज्ञान में सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, परिचय में सबसे पहली लाइन क्या है, कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य उमा स्वामी हैं। तो वो सूत्र की जो भाषा होती है, उसमें दो तीन शब्दों को आपस में जोड़ जाड़ के एक शब्द बन जाता है। या ऐसे उपच है, कुछ छोटे मोटे वर्ण जो अलग से निकल रहे हैं, उनको जोड़कर एक शब्द बन जाता है। तो उससे कम शब्द प्रयोग होता है और अर्थ भी पूरा आ जाता है। दूसरी बात क्या है, जो आपकी टीकाएं लिखी गई हैं, जितनी भी टीकाएं बोले या श्लोक बोले, अब उनमें श्लोक में तो क्या है, उनका बद्ध है, वो बंधे हुए हैं कि इतने ही शब्द का प्रयोग वो कर सकते हैं, पर उनको अर्थ भी सही बताना है। टीका में क्या है, उनको बहुत लंबी टीका नहीं लिखनी है, तो कम शब्द में वो क्या करते हैं, संधि के माध्यम से दो तीन अक्षरों को जोड़ देते हैं। अब ऐसे ही आपका एक टॉपिक होता है समास, जो हमारा एकदम लास्ट में टॉपिक सबसे टफ डिफिकल्ट होता है समास। तो वो लास्ट में हम पढ़ेंगे। समास में क्या करते हैं, दो तीन वर्ड्स को जोड़ देते हैं। संधि में क्या कर रहे हैं, एक ही वर्ड को दो तीन अक्षरों से जोड़कर इजी बना रहे हैं ताकि वो पढ़ने में आ सके। और एक और मेन चीज ये है कि पूरी संस्कृत भाषा में जब आप पढ़ोगे किताब में, जब आप गद्य पढ़ोगे, गद्य पता है आचार्य अमृतचंद के बारे में क्या कहते हैं, कि जब वे उनका हृदय पक्ष हावी हो, तब वे पद्य में लिखते थे। पद्य मतलब जो आपके श्लोक होते हैं जिनको हम गा सके। और जब उनका बुद्धि पक्ष हावी हो, तब वो क्या लिखते हैं, गद्य। गद्य मतलब टीका है, पैराग्राफ्स, ठीक है, इन सेंटेंसेस। तो ये मेन काम होता है संधियों का। इसलिए आज हम चालू कर रहे हैं संधि। आप लोग लकी हैं कि आप लोग स्टार्ट कर पाएंगे। मुझे शेयरिंग अलाउ कर दीजिए पूनम जी, मेरे जिस डिवाइस से मैं बोल दिख रहा हूँ ना मेरा फेस, उस डिवाइस से मुझे कर दीजिए एक बार। इस साव विद्या वाले जुड़ाऊ में एक और साव विद्या वाला मेरा भी है, तो उससे मुझे एक बार आप शेयरिंग अलाउ कर दीजिए। टाइटल अच्छा लिखा है सर, सा विद्या या विद्या। टाइट इसका मीनिंग बताएंगे आप? विद्या ही मुक्ति का मार्ग है। वाह। विद्या अच्छा, से। कहाँ से लिया गया है वाक्य, साव विद्या विमुक्त, आपको पता है कहाँ का वाक्य है ये? नहीं, ये ये नहीं वाक्य पता। है विष्णु पुराण का। विष्णु पुराण जो है हमारा वाक्य नहीं है, जैनों का विद्या ही वाक्य नहीं है। विद्या ही ये मुक्ति विष्णु, दे सकती है। हाँ, तो साव विद्या विमुक्त है, विष्णु पुराण का वाक्य है। और अगर आपको पता हो तो टोडरमल स्मारक जहाँ में हम पढ़ते हैं, स्मारक, उसका भी टैगलाइन यही है, साव विद्या या विमुक्त है। चलिए, मैं ये क्लास के बाद शेयर कर दूंगा ये वाली पीडीएफ आपके सामने।
आ गई है संधि। चलिए ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान से पढ़ना है। इजी है लेकिन लेंदी है। अब तक क्या बोला, इजी टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और हाँ, एक रूल, संधि के सारे नोट्स आपको ऑन पेपर क्लास में मेरे साथ बनाने हैं। तो पेन कॉपी सब दिखाओ जरा मुझे स्क्रीन पे आपका। आई वॉन्ट टू सी योर पेन एंड पेपर, पेपर नहीं कॉपी। आपको ऑन स्पॉट नोट्स बनाने हैं संधि के, जहां मैं बोलूंगा वहां आपको तुरंत लिखना है। ठीक है, संधि आप पीडीएफ से निकाल लेना भले ही, लेकिन मुझे आपके नोट्स संधि के चाहिए एवरीडे ऑन ग्रुप। क्लास खत्म होती है फोटो खींच के भेजोगे। दिया जी, भवी, कल्पना जी, आई रिक्वेस्ट संधि वाले में स्पेशल एक्सेस से आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। सबको नोट, अब हर कुछ नहीं लिखना, जो मैं बोलूंगा वो आपको लिखना है बस। ठीक है, ओके देन लेट्स स्टार्ट। संधि चालू करते हैं। मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, आपको खुद को कुछ लगे तो आप लिख सकते हो, बाकी तो मैं आपको बताऊंगा कब आपको क्या लिखना है। शुरू करते हैं। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। यह वर्ण विधि है। वर्ण विधि है मतलब, वर्ण मतलब पता है आपको, एक एक अक्षर, अ आ ई ई। हमने सबसे पहले वर्णमाला पढ़ी थी वेरी फर्स्ट क्लास में, तो वर्णमाला पढ़ी थी, वैसे वर्ण विधि है। वर्ण विधि मतलब क्या, अब आपको संधि पढ़ना है ना, तो संधि पढ़ने के लिए जिसका हमारा पहला वाला चैप्टर इसका क्लियर होगा, वही संधि ढंग से पढ़ पाएगा। पहला चैप्टर मतलब जिसमें हमने क्या पढ़ा था, अ आ ई स्वर व्यंजन ये सब पढ़े थे ना, वो जिसका क्लियर होगा। क्योंकि संधि पूरा का पूरा गेम प्ले है सारा वर्ण के अराउंड। शब्दों का रोल नहीं है यहाँ, किसका रोल है, लेटर्स का, वर्णों का। तो वर्ण के अनुसार ही पूरा का पूरा संधि काम करता है। दो पदों या एक ही पद में, पद मतलब पता है आपको, पद मतलब क्या होता है, संस्कृत में शब्दों को पद कहते हैं। जैसे राम शब्द है तो वो पद नहीं है, वो शब्द है। लेकिन राम जब संस्कृत बन गया तो वो पद बन जाता है। तो दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित। अच्छा, आप लोग ने न्याय के ग्रंथ पढ़े हैं कोई, परमागम ऑनर्स में? व्यवधान शब्द तो सुना होगा आपने पहले, व्यवधान सुना है शब्द? व्यवधान मतलब होता है बिना किसी दोष के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भी फॉल्ट के, सर विदाउट एनी फॉल्ट। वो आपने हाँ जी, एक सेंटेंस अर्थ है वर्ण विकार, विकार मतलब दोष हो गया ना। नहीं विकार मतलब यहाँ दोष नहीं लेना। वर्ण विकार मतलब कितने विचित्र, ऐसा अर्थ इसमें आपको लेना है कि कैसे विचित्र, मतलब दो तीन वर्ण मिलकर भी एक अलग कुछ बन सकते हैं। ऐसा वर्ड प्ले के लिए वो शब्द यूज किया है, वर्ण विकार मतलब वर्णों की विचित्र, शक्ति देखो आप कितने विचित्रता। सुंदर तरीके से। हाँ, ऐसा एक ग्रामर में संधि टॉपिक निकाला है। चलिए, दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता अर्थात जोड़ना। एक पद में दो तीन वर्णों को जोड़ना या दो तीन पदों को आपस में जोड़ना। दो कंडीशन क्या हो सकती है यहाँ पर, इधर आप तो बहुत सारे वर्णों को जोड़ के एक पद बना रहे हो, ठीक है, पता है ना आपको, बहुत सारे लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाएंगे, एंड देन बहुत सारे वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनाएंगे। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर है, या तो हम वर्णों को जोड़कर एक पद को बनाएंगे या दो तीन पद को मिलकर कोई और सा पद बनाएंगे। ठीक है, सही समझ नहीं आया है तो हैंड रेस करके तुरंत पूछ लीजिए। अर्थात संहिता में, अर्थात जोड़कर, वर्णों को जोड़कर, पदों को जोड़कर जो वर्ण विकार परिवर्तन, सौरभ जी, मतलब आ गया यहाँ पे परिवर्तन, मतलब आपने यूज कोई और से वर्ण विकार करे और रिजल्ट कुछ और आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक बहुत अजीब से एग्जांपल देता हूँ, लेकिन जैसे पेरेंट्स है तो मॉम एंड डैड मिलकर जब उनका कोई बेबी बॉर्न होता है, तो उन दोनों जैसे थोड़ी ना होता है, कोई और थर्ड मटेरियल होता है ना, थर्ड आइटम होता है। सिमिलरली दो वर्ण मिलकर जब कोई पद बनाएंगे तो वो अलग होगा। दो पद मिलकर जब कोई और सा पद बनाएंगे तो वो कुछ अलग होगा, वो अलग, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा क्या हुई, मैं सिंपल भाषा में कह रहा हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के मिलने से, यहां तक तो आप सेम लिखो जितना मैंने हाईलाइट किया है,
दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है संस्कृत में, जहां भी यथा लिखा हो ना, अब कोई भी ग्रंथ आप देखना और उसमें अगर यथा लिखा है तो यथा मतलब होता है जैसे। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं संधि का। संधि ऐसा नहीं कि आपका मन करे तो ठोक दो और दो शब्दों के बीच में संधि कर लो, ऐसा नहीं होता है। जो दो शब्द टूट करके कोई और शब्द बना रहे हैं, उन दोनों शब्दों का भी कोई ना कोई मीनिंग होगा ही होगा। लिख लो वहां पर स्टार मार करके, जिन दो शब्दों से मिलकर के या जिन दो पदों से मिलकर कर संधि होती है, उन दोनों पदों का भी कोई ना कोई अर्थ होगा ही होगा। इसलिए अभी हम कर रहे थे ना, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते उपसर्ग का, तो पाक उर्वन कोई बोल रहा था अ प्लस पाक उर्वन, तो पाक उर्वन तो कोई मतलब ही नहीं होता किसी शब्द का, तो हम वो नहीं ले सकते। दोनों ही पदों का कोई ना कोई अर्थ हो गई। जैसे यहाँ पर क्या विद्या प्लस आलय, तो विद्या का अर्थ क्या होता है? विद्या नॉलेज, और आलय मतलब होता है स्थान, जगह। तो जहां पर जो नॉलेज का स्थान है, जहां पर विद्या प्रदान की जाती है, विद्या के स्थान को विद्यालय कहते हैं। हाँ सौरभ जी बोलिए। उपसर्ग उपसर्ग में जो अपन उपसर्ग लगा रहे थे उसमें कुछ अर्थ नहीं था, बराबर? नहीं नहीं, हाँ ना, उपसर्गों का अर्थ होता है ना। किसने नहीं, कहा अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? वही तो, अ का कुछ अर्थ नहीं है ना, अ तो ये वर्ण हो होता है ना, गया। अ मतलब होता है नहीं। अच्छा। जैसे मेरा नाम अमोल, मूल मतलब क्या होता है? कि मूल्यवान। पैसा है कुछ। अमोल मतलब मेरा नाम तो अनमोल है, फिर भी अमोल मतलब क्या होता है? नहीं होना, कोई मूल्य अच्छा, नहीं, मतलब इस प्रकार से उपसर्ग का भी मतलब है आपस में, ऐसा नहीं कि दोनों लिखा है ना दोनों 22 उपसर्ग का मतलब होते हैं। दोनों पदों का हाँ स्वतंत्र जी, अर्थ है ना? हाँ, वेरी क्या शब्द प्रयोग किया आपने, स्वतंत्र अर्थ है। वेरी गुड। ठीक है, अभी बीच की चीज आप इग्नोर कर दो, थोड़ा कठिन हो जाएगा, सीधे यहाँ पर आओ। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार की संधि होती है। पहली संधि है स्वर संधि, लिख लीजिए। पहली संधि स्वर संधि, बस स्वर ब्रैकेट का अच संधि मत लिखना, अच थोड़ा सा वो अलग उधर मत जाओ। पहली संधि को स्वर संधि कहते हैं, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। ब्रैकेट में जो अच और हल लिखा है वो इग्नोर करो, वो मत लिखो। इससे क्या पता चलता है हमें? इस समय ये पता चलता है कि जिसको स्वर याद नहीं है वो स्वर संधि नहीं कर पाएगा, जिसको व्यंजन याद नहीं है वो व्यंजन संधि नहीं कर पाएगा। और विसर्ग में तो खैर कुछ है नहीं, वो तो विसर्ग की बात अलग है। तो स्वर याद है कि नहीं आप लोगों को? किसको याद नहीं है? नहीं याद है तो वेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, क्लास की। आपको स्वर याद होना ही चाहिए, वरना स्वर संधि आप नहीं कर पाओगे, नहीं ही कर पाओगे। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते स्वर संधि चालू करते हैं, ठीक है। भगवान महावीर की जय हो। चलो चालू कर रहे हैं स्वर संधि। मैं पढ़ता हूं तो उसको इजी लैंग्वेज में करके बताऊंगा आपको। जो सॉरी दो स्वर वर्णों की, मतलब दो स्वरों की, ये लिखो मत अभी, आप छापो मत, ये डेफिनेशन मैं बोलूंगा, छापा छुपी नहीं करना यहाँ। ठीक है, मैं बोलूंगा वैसे लिखना, ये एक डिफिकल्ट लैंग्वेज हो जाएगी। पहले समझ लीजिए आप लोग, फिर मैं बोलूंगा। दो स्वर अथवा वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। बेसिकली स्वर संधि में दोनों जो वर्ण होंगे वो दोनों स्वर होंगे, प्लस के पहले भी स्वर, प्लस जैसे आप सिर्फ एग्जाम्पल के नीचे देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है ना अ आ प्लस आ, तो स्वर प्लस के पहले भी अ या स्वर है और प्लस के बाद भी आ है। तो बेसिकली स्वर संधि में क्या होता है, दोनों के दोनों वर्ण आपके स्वर होते हैं। तो ऐसे दो स्वरों के मिलकर जो परिवर्तन होता है उस संधि को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए डेफिनेशन ऑफ स्वर संधि। दो स्वरों की दो स्वरों की समीपता के कारण, समीपता मतलब स्वर आपस में एक दूसरे के निकट है,
स्वर समीपता मतलब स्वर में स्वर का ही काम होगा, स्वर में व्यंजनों का कोई रोल नहीं है। दो स्वरों की समीपता के कारण जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन के लिए क्या अच्छा शब्द है, वर्ण विकार। वर्ण विकार मतलब जो वर्णों में चेंजेस, वर्ण में जो परिवर्तन होता है, दो स्वरों की अत्यंत समीपता के कारण जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले लिखिए बोल्ड लेटर्स में, डार्क लेटर में लिखिए, स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ संधि। थोड़ा या तो बॉक्स बना के उसके अंदर लिखो ताकि आपको तुरंत क्लिक हो। मैं कभी कहूँ ना इस सेंटेंस में यण संधि है, तो तुरंत आप नोट्स पलट के देख लो कि ये रूल है यण संधि का, इसलिए थोड़ा बोल्ड में लिख लीजिए, ब्रैकेट स्क्वायर बनाकर। दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का एक और नाम है अकह सवर्णे दीर्घः। अकह सवर्णे दीर्घः, ये क्या है भैया, अकह सवर्णे दीर्घः, इसको समझाता हूँ। अकह सवर्णे, सवर्णे स मतलब समान वर्ण, मतलब जिस संधि में प्लस के पहले भी वही वर्ण है और प्लस के बाद भी वही वर्ण है। आप देखो ना, प्लस के पहले भी अ और आ है, प्लस के बाद भी अ है, प्लस के पहले भी यू है, प्लस के बाद भी यू है ना। तो इसलिए इसका नाम अकह सवर्णे दीर्घ है कि दोनों तरफ क्या होता है, समान स्वर होते हैं। अच्छा, एक और चीज, प्लस के पहले वाले वर्णों को हम कहते हैं पूर्व वर्ण। क्या कहते हैं प्लस के पहले वाले वर्णों को, पूर्व वर्ण। प्लस के बाद वाले वर्णों को हम कहते हैं परवर्ण। क्या कहते हैं, पर, पढ़ा है ना आपने, पूर्ववर्ती परवर्ती। प्लस के पहले वाले वर्णों को क्या कहते हैं, पूर्व वर्ण, और प्लस के बाद वाले वर्ण को परवर्ण। यही आप याद रखो, तो मैं कभी पूछू भाई इसका पूर्व वर्ण क्या है, परवर्ण क्या है, तो आपको ख्याल में आना चाहिए। ठीक है, चलिए यदि आप चालू करते हैं, मैं ये पढ़ रहा हूँ, देखिए। सवर्णे, तो सवर्णे दीर्घ समझ में, अकह का क्या मतलब हुआ? अक मतलब इस अ क, अक मतलब ओनली अ से लेकर, मतलब अ रूपी जो स्वर है, अ आ ई सब स्वर है ना, इसलिए बोला अकह, जिनमें स्वरों का प्रयोग होता है, ऐसे अकह सवर्णे दीर्घ, यहाँ पर इस तरह, इस तरह। ठीक है। देखिए पढ़ता हूं मैं, यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब पता है आपको, ह्रस्व मतलब बताया था मैंने आपको, छोटा, जैसे हम हिंदी में छोटा ही बड़ा ऊ कहते हैं ना, सॉरी छोटी ही बड़ी, छोटी ही छोटा ऊ, संस्कृत में उसे कहते हैं ह्रस्व। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ तथा री स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ या री स्वर आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ तथा री हो जाते हैं। क्या बकबक कर रहे तो समझ नहीं आया। बेसिकली वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो दीर्घ संधि है उसमें पूर्व वर्ण जितने भी होंगे, या तो वो अ होगा, या वो ई होगा, या उ होगा, या री होगा, या तो अ होगा, या ई होगा, या उ होगा, या री होगा, लेकिन अकेले ये नहीं होंगे, ह्रस्व भी हो सकते हैं, दीर्घ भी हो सकते हैं। अब मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे। ठीक है, मैं यहाँ से बोर्ड शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग को अभी जिसमें लिखा है ना वो आप लिखोगे कैसे। एक सेकंड। देखिए अभी हम पीडीएफ देख रहे थे तो उसमें लाइन से लिखा हुआ था अ आ ई ई, आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, हर संधि में आपको यही करना है। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालोगे, ऐसे जैसे आपने लिखा दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि लिखा, फिर उसके बाद लिखोगे आप पूर्व वर्ण। आप स्क्रीन छोटी कर लेना अपनी अपनी, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये स्क्रीन छोटी हो जाती है, अपने खुद डिवाइस से आप छोटी कर लीजिए। पूर्व वर्ण, अब बस छोटी करने के बाद स्क्रीन को छोड़ दीजिए, स्क्रीन से हटा दीजिए सब लोग, स्क्रीन पर हाथ मत लगाइए। सौरभ जी,
भाभी मुझे स्क्रीन पे हाथ दिख रहे हैं, हाथ मत लगाओ स्क्रीन पे तो वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। अब पूर्ण वर्ण प्लस लिखोगे आप लोग पर वर्ण। थोड़ा राइटिंग मेरी ऐसी हो गई, मैं अच्छी कर देता हूँ चलो। पूर्ण वर्ण प्लस क्या लिखोगे पर वर्ण, एक ही लाइन में लिखना है आपको। एक तरफ लिखा आपने पूर्ण वर्ण, फिर एक तरफ लिखोगे आप पर वर्ण, ठीक है। उसके आगे इक्वल टू करके आपको लिखना है संयोग। संयोग, ठीक है। इनको आप थोड़ा सा बोल्ड में लिखना, पूर्ण वर्ण प्लस परवर्ण इक्वल्स टू संयोग। जितनी संधियां हम पढ़ेंगे उन सब में आपको ऐसे ही लिखना है, पूर्ण वर्ण प्लस परवर्ण इक्वल्स टू संयोग। अभी आपके कॉलम्स है, पूर्ण वर्ण के नीचे आप क्या क्या लिखोगे, तो पूर्ण वर्ण के नीचे आपको अभी दीर्घ संधि में लिखना है अ या आ। भैया, हाँ जी बोलिए। भैया जो दीर्घ संधि है उसके आगे सामने लिख दे हम लोग ये। नहीं नहीं, नीचे नीचे दीर्घ संधि आपने हेडिंग डाल दी, उसके नीचे लिखिए। मेरे स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है, आपके कर व्हाइट सकते स्क्रीन बोर्ड। पर नहीं जूम आ रहा है। जूम इन करो, जूम आउट सिर्फ करो। हाँ, आपको जूम आउट वगैरह करना पड़ेगा। आपको नीचे देखिए वो माइक्रोस्कोप ऐसा वो लेंस वाला ऑप्शन दिखाएगा, उसमें राइट साइड एक के में अंदर नीचे। प्लस लिखा है, एक के अंदर माइनस लिखा है। सिर्फ उसी को टच करिए, बाकी को टच मत करिए, बाकी लोग स्क्रीन पर, ठीक है। अब हम जैसे दीर्घ संधि कर रहे हैं ना, तो अ आ पहली कंडीशन थी। उसके बाद क्या थी, ई सॉरी ई या ई। उसके नीचे आपको, अब मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। ई आई लिखा आपने, उसके नीचे आप लिखोगे ऊ या दीर्घ ऊ, ठीक है। उसके नीचे आप लिखोगे री या दीर्घ री। समझ आया। अब क्या करना है, अब इनके सामने आपको प्लस प्लस जोड़ जोड़ के पर वर्ण लिखना है, और उसके सामने आपको लिखना है इनका जो रिजल्ट आएगा वो। हाँ जिया जी बोलिए। जो ये संधि है और आ की, इसमें कौन सा पूर्व है और कौन सा पर वर्ण है, उससे कोई लाइक दोनों दोनों, अंतर आ जाता है जैसे। नहीं, हाँ अंतर आएगा ना। अगर आपने पर वर्ण को पूर्व वर्ण कर दिया, पूर्व को पर कर दिया, तो आपकी संधि बदल जाएगी, कोई और ओके संधि हो सो जाएगी, हम सो है ना। लाइक अगर पहले चलिए, अ है और बाद में आ है, या पहले आ है और बाद में अ है, तो अल्टीमेटली क्या सब बता रहा आ हूँ। ही है। हर संधि के अपने अपने रूल है, बताता हूँ मैं आपको, चलो देखिए। दिया जी का जो क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपको प्रॉपर ये टेबल चार्ट बनवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, भैया पूर्व वर्ण है तो यही होंगे, पर वर्ण है तो यही होंगे। आपको वही वही यूज करने हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि पूर्व वर्ण को आपने पर वर्ण कर दिया, पर को पूर्व कर दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, अब मैंने आपको बताया था आपको क्या लिखना है, आपने लिखा पूर्व वर्ण प्लस पर वर्ण इक्वल टू संयोग। अब पूर्व वर्ण के नीचे नीचे क्या आएगा, सबसे पहले आएगा अ या आ, ठीक है। उसके नीचे आपका आएगा ई या ऊ, अब मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो। उसके नीचे आपका आएगा ऊ स्लैश ऊ, और उसके नीचे आएगा री या री, ठीक है। ये एक दो देखो पैराग्राफ में नहीं, हमें जैसे था लिखा वैसे नहीं लिखना आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना है। एक के नीचे का आपने लिखा अ आ, उसके नीचे ई ई, उसके आगे लिखा ऊ ऊ, उसके आगे लिखा री री, ठीक है। इतना लिख दिया। अब सामने कर दो प्लस 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 प्लस, चारों के आगे प्लस 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 कर दिया, प्लस के नीचे प्लस आ गया। अब पर वर्ण में आपको लिखना है अ आ के सामने आ या अ, ई के सामने लिखा ई या ई, ऊ के सामने लिखना है ऊ या ऊ, और री री के सामने लिखा री या री, पर वर्ण में। तो आ उसके नीचे ई ई, उसके आगे ऊ ऊ, उसके आगे री री, ठीक है। इधर पूर्ण वर्ण हो गया, इधर पर वर्ण हो गया। अब इक्वल टू कर दो, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल, चारों के आगे। और संयोग में आप लिखोगे सबसे पहले आ, उसके बाद इसके नीचे ई, उसके नीचे ऊ, उसके नीचे री। ये ये हुई आपकी दीर्घ संधि।
समझ कुछ नहीं आया मुझे पता है, क्योंकि आपको नोट्स, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक बार बता रहा हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, ताकि हर संधि में आप याद रखो। आपको ही सारे नोट्स स्टेप्स में ही बनाने हैं, पैराग्राफ्स में नोट्स नहीं बनाने। ठीक है। रिजल्ट दीर्घ आया ना सबका? सबका रिजल्ट दीर्घ है, सबका रिजल्ट दीर्घ आया। तो बेसिकली दो बातें हमें समझ में आई कि अब देखो कोई शब्द, अब देखो संधि में आपको क्या याद रखना है, पूर्व वर्ण और परवर्ण में जो भी शब्द, मैं एक सेकंड डाउट ले रहा हूं आपका भाभी, एक सेकंड, जो भी शब्द आपके पास आएगा, यदि उस शब्द के अंत में, मतलब आप उसको जैसे आप तोड़ोगे ना, जैसे उदाहरण देखिए, नीचे उदाहरण देखिए, पुस्तक शब्द उदाहरण, पुस्तक, पुस्तकालय शब्द हम ले रहे हैं। तो इसमें पूर्व वर्ण क्या है, पुस्तक, तो इसके एंड में क्या है, क पूरा कैसे बना, क प्लस अ करके क पूरा बनता है, क व्यंजन है, क में हलंत होता है, तो क प्लस अ करके क पूरा बना, तो अ है। और प्लस में क्या है, आ है। पर वर्ण के मतलब पूर्व वर्ण क्या चीज है, पूर्व वर्ण वो चीज है जो शब्द के अंत में होगी, और पर वर्ण क्या चीज है, जो प्लस के बाद वाले शब्द के पहले होगी। ठीक है। पुस्तक शब्द के क के बाद अ एंड में है, और आलय शब्द में आ प्रारंभ में है। तो पूर्व वर्ण कहाँ पे होता है, एंड में। पर वर्ण कहाँ होता है, शब्द के प्रारंभ में। अब देखो कंडीशन अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। पुस्तक शब्द में क है और उसमें जोड़ा है अ, और सामने आ है, तो अ और आ मिलकर के क्या बनते हैं, पहली कंडीशन अ आ, तो शब्द बन गया पुस्तकालय। ये अ और ये आ मिलकर बन गए आ, तो पुस्तकालय शब्द बन गया। भाभी पूछो क्या पूछ रहे हो। भैया जैसे इसमें आपने दीर्घ संधि में बताया कि अ प्लस आ भी आ बनेगा और आ प्लस अ भी अ बनेगा, तो उसमें हाँ फिर हाँ, अंतर क्या रहा? अंतर कुछ अंतर तो नहीं है, कुछ, यही सबसे, कुछ नहीं है ना, अंतर नहीं है, अंतर कुछ, तो चाहे फिर दोनों तरफ रिजल्ट आपके, दीर्घ ही आएगा बस, और कुछ नहीं ना। चाहे आपके पूर्व वर्ण पर वर्ण दोनों ह्रस्व अ हो, चाहे दोनों दीर्घ हो, चाहे दोनों में से एक ह्रस्व हो एक दीर्घ हो, लेकिन दोनों मतलब दोनों होने चाहिए एक ही, एक मतलब क्या, अ है तो ह्रस्व अ होगा और दीर्घ आ होगा, ई तो ई। अब अ के सामने ऊ आ गया तो वो संधि दूसरी है। वो अभी तो दूसरा। इसमें क्या है, दोनों तरफ ह्रस्व और दीर्घ जो होंगे वो एक ही वर्ण के होंगे। अब इट डजेंट मैटर कि भैया कौन सा दीर्घ आया, किस तरफ ह्रस्व आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आ गई इतनी बात। ठीक है। अगला शब्द देखिए क्या है, देव प्लस आशीष। यहाँ पर कौन सा अ है, ह्रस्व अ है, प्लस के बाद क्या है, आ है, देवाशीष, दीर्घ हो गया। हाँ, यहाँ देखिए, दैत्य प्लस अरि, तो यहाँ पे ह्रस्व अ है, या दीर्घ अ है, तो दोनों ह्रस्व, सॉरी ह्रस्व अ है दोनों तरफ, ह्रस्व अ मिलके क्या हो गए, दीर्घ आ, तो दैत्यार्ही हो गया, या दीर्घ आ गया ना, ऐसे। अब ये यहाँ अ के बाद ई के एग्जाम्पल देखिए, गिरी, ह्रस्व ई, इंद्र, ह्रस्व ई, तो ई और ई मिलकर क्या होंगे, दीर्घ ई, तो गिरी इंद्र। देखिए यहाँ पे ह्रस्व ई लगा था, लेकिन कन्वर्ट किस में हो गया, दीर्घ ई में कन्वर्ट हो गया, गिरी इंद्र। समझ आया कि नहीं आया। चलिए यस पूनम सर। जी जरा मुझे अगले शब्द समझाइए, महिष शब्द समझाइए, कैसे बना महिष। महिषा में सर ह पे दीर्घ ई, और प्लस ईश में भी जो पर है ये दीर्घ ई, तो दोनों दीर्घ मिलकर के दीर्घ ई ही रहेगा, तो बन गया, महिषा बन गया हमारा। वेरी गुड। ठीक है, जी। सबसे इजी संधि है ये। थोड़ा सा ऊ के उदाहरण देखें, सु प्लस उक्ति ही, सु में क्या है, ह्रस्व ऊ में क्या है, दीर्घ ऊ, सॉरी ह्रस्व ऊ दोनों तरफ, ह्रस्व मिलकर क्या बन गया, दीर्घ ऊ, तो सूक्ति स्व में बड़ा ऊ आ गया, दीर्घ ऊ आ गया, है ना। चलिए अब री वाला एग्जांपल देखिए, पितृ प्लस ऋणम, पितृ में क्या है, दीर्घ ई, ऋणम में क्या है, ह्रस्व ई, ये पितृ। अच्छा री को दीर्घ कैसे दिखाओगे आप, तो इसके नीचे दो दिख रहे हैं आपको, दो रेव दिख रहे हैं री के नीचे, उस वो सिंबल है दीर्घ री का, तो पितृणाम हो गया। ये पहली संधि हुई आपकी दीर्घ संधि। भैया समझ आई कि पितृ नहीं, समझ आ रहा हूँ। क्या, ये लास्ट वाला जो
दी का है हाँ, वो नहीं समझ समझा। नहीं आया। देखो, हमारी फोर्थ कंडीशन क्या है दीर्घ संधि में, कि री या री होगा पूर्व वर्ण, या पर वर्ण भी री या री, तो दीर्घ री बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो पितरी जो है उसके नीचे सिंबल है ना एक रेफ का, मतलब वो दीर्घ ह्रस्व ई री है, वो ह्रस्व री को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, त के नीचे वो सिंबल है री का, पितरी, प्लस ऋणम में तो क्लियर कर री लिखा ही है, तो दोनों ह्रस्व री मिलकर क्या बन गए, त के नीचे डबल रेफ आ गई ना, तो मतलब दीर्घ। ये क्या बन गए, दीर्घ री, तो पितृणम बन गए। अब प्रॉब्लम क्या है कि भैया यहाँ पे तो हमने तोड़ तोड़ के आपसे जुड़वा लिए, पर जब आप संस्कृत पढ़ोगे ना, तो आपको ये कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी प्लस वाली, आपको उसके सामने ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। राइट, तो आपको अब यहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए, कपीशह सिद्धि अगर है तो कपीशह टूटेगा कैसे, तो तो आपको हमें सबसे पहले तोड़ देखना कर है, बनाना होगा उसको। दोनों तरफ से आना चाहिए आपको, जोड़ कर भी आना चाहिए, तोड़ कर भी आना चाहिए। अब ठीक है। जोड़ के तो मैंने आपको बता दिया कैसे करोगे, तोड़ के कैसे करोगे, कुछ नहीं करना। आपके सामने शब्द आया ना, अब उस शब्द में आप फोकस करके देखो कहाँ पर आपका रिजल्ट, चार शब्द के रिजल्ट हो सकते हैं आपके, या तो आ होगा दीर्घ, या दीर्घ ई होगा, या दीर्घ ऊ होगा, या दीर्घ री होगा। अब जो शब्द आपके सामने है उसमें ढूंढो इन चारों में से कौन सी चीज दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कपीशह, कपीशह में क्या दिया है, हाँ भैया यहाँ पर दीर्घ ई दी है, दीर्घ ई दी मतलब दीर्घ कैसे बनेगा, तो या तो भैया शब्द के पहले दोनों तरफ क्या होगा, ई होगा। अब आपको डाउट आ सकता है कि हमें कैसे पता कि कपीशह में जो कपी शब्द है वो ह्रस्व ई है कि दीर्घ ई है ना, क्योंकि दोनों में बढ़ना तो दीर्घ ई है, तो कपी में दीर्घ ई भी तो हो सकती है। तो इसका कुछ आंसर नहीं है, इसका आंसर है ओनली प्रैक्टिस। हमें भी सेम डाउट हुआ था, तो हमें भी यही सिखाया है कि इसका कोई आंसर नहीं, जितना आप संस्कृत वोकैबुलरी को पढ़ोगे उतना आपको पता चलेगा कि कपि नाम का शब्द जो है वो कपि नाम के शब्द में दीर्घ ई होती है कि ह्रस्व, उसका कोई फंडा नहीं है कि भैया यहाँ पर दीर्घ ई पूर्व वर्ण है कि ह्रस्व ई पूर्व वर्ण है। तो प्रोनाउंसिएशन ठीक है, में हो जाता है ना, प्रोनाउंस करते वक्त फील हो जाता है। हो जाता है, लेकिन हमेशा वो ट्रिक काम नहीं आएगी आपको, है ना। कभी कभी क्योंकि वो कपि शिव में कपि में कोई दीर्घ भी समझ सकता है, प्रोनाउंसिएशन तो नहीं निकाल पाओगे आप। पहली संधि समझ आई कि नहीं आई, एक और संधि कर ले कि अभी डोज हो गया, एक संधि और कर लेते हैं क्योंकि बड़ा टॉपिक है ना, हैवी डोज। ये तो बहुत सिंपल, इसमें तो कुछ भी दिमाग नहीं लगा, है ना। अब वैसे भी आप लोग हफ्ते भर बाद देखने को मिलते हैं आपके चेहरे। चलिए, अगली संधि है गुण संधि, लिख लीजिए। अच्छा, आपने एग्जाम्पल लिखे कि नहीं उदाहरण में, एग्जाम्पल नहीं लिखे क्या, तो ऐसे एक लिखना चाहिए आपको फटाफट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल था फटाफट लिखते जाओ, अब मैं हर बार नहीं बोलूंगा लिखने का। चार कंडीशन के एग्जाम्पल हो जानी चाहिए। विद्यार्थी आपका अ का एग्जाम्पल हो गया, गिरीन्द्र आपका ई का एग्जाम्पल हो गया, फिर सुक्ति आपका ऊ का एग्जाम्पल हो गया, और फिर त्रिणम आपका री का एग्जाम्पल हो गया। ऐसा करके आपका फटाफट आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके, चलिए अगला गुण संधि करते हैं। ठीक है, गुण संधि, गुण संधि का नाम एक और नाम है आद गुण, आद गुण। आद गुणा मतलब क्या होता है, जहां पर आद गुणा मतलब पता है आपको, मैथमेटिक्स में गुणा मतलब क्या होता है, डबल हो जाता है। डबल होने का मतलब है कि यहाँ पर कोई और वर्ड नहीं आपका सहयोग में आएगा। ठीक है, सीधा हम समझने पे आ जाते हैं, ये आप छोड़ दो क्या इसकी डेफिनेशन लिखना जरूरी नहीं है। संधि की डेफिनेशन हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ वो लिखना है। बना लीजिए कॉलम, पूर्व वर्ण प्लस पर वर्ण इक्वल टू संयोग। सबसे पहला पूर्व वर्ण में क्या आएगा आपका, अ या आ, क्या आ रहा है, अ या आ। तो भैया ये तो दीर्घ संधि में भी था, तो अभी देखो ना, इसका पर वर्ण चेंज है, ई या ई। पूर्व वर्ण में क्या होगा, अ या आ होगा, और पर वर्ण में क्या होगा, ई या ई। तो संयोग में क्या बनेगा, संयोग बनेगा आपका ए। ये नई चीज आई। तो यदि पूर्व वर्ण में अ या आ में से कुछ भी है, या पर वर्ण में ई या ई में से कुछ भी है, अब इसमें ये रूल नहीं लगाना कि पूर्व वर्ण में अगर अ है
तो पर वर्ण में भी ह्रस्व ई होगा, ऐसा नहीं है। पूर्व वर्ण में अगर ह्रस्व अ है तो पर वर्ण में दीर्घ ई भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इतना रूल बस है कि पूर्व वर्ण में अ आ होंगे, पूर्व वर्ण में ई या ई नहीं होंगे। पूर्व वर्ण में अ या आ होंगे, पर वर्ण में ई या ई होंगे, तो रिजल्ट आपका आएगा ए। फॉर एग्जाम्पल उप प्लस इंद्र, लिख लो, एग्जाम्पल साथ साथ लिख लिया करो। इसमें एक ही लेकिन एक का सुनो ही है सुनो ना सुनो, सर? नहीं नहीं नहीं, और है, सुनो सुनो सुनो, इसलिए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले सारी कंडीशंस लिख लेते हैं, एग्जाम्पल बाद में लिख लेंगे, ठीक है? पहले कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है? अभी मैं एक कंडीशन समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल लिखो मत आप, या तो आप जगह छोड़ के चलो। अभी पहली कंडीशन समझ गए, पहली कंडीशन। अब अगली कंडीशन क्या हो सकती है इसमें, ये देखो। सेकंड कंडीशन लिखिए, पूर्व वर्ण में अ या आ और पर वर्ण में उ या उ, तो संयोग बनेगा आपका ओ। पूर्व वर्ण में क्या है, अ या आ, पर वर्ण में क्या है, उ या उ, तो संयोग बनेगा ओ, ठीक है? वही सेम कंडीशन, ऐसा कोई रूल नहीं है कि दीर्घ उ के सामने दीर्घ अ के सामने दीर्घ आ ही आएगा, कोई भी किसी के सामने आ सकता है, लेकिन बस क्या रूल है कि पूर्व वर्ण में आपका अ या आ में से कुछ होना चाहिए और पर वर्ण में उ या उ में से कुछ होना चाहिए। अगला देखिए, चलिए अगली कंडीशन, इसमें ये तीसरी कंडीशन ये है, पूर्व वर्ण में अ या आ, पर वर्ण में री या री। पूर्व वर्ण में अ या आ, पर वर्ण में री या री, तो संयोग बनेगा अर, संयोग बनेगा अर। र में हलंत है, और र में हलंत है अर के। ये तीन कंडीशन आपकी है गुण संधि की। अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, अ या आ के साथ ई या उ अगर है पर, तो ए बनेगा। जैसे उपेंद्र, प में क्या है, ह्रस्व अ है और पर वर्ण में ई आ गया, तो क्या बनता है दोनों की जगह पे, उपेंद्र। तो देखो इन्होंने कुछ नहीं किया, जो ई यहाँ पर था उसको उड़ाकर ए लगा दिया प के ऊपर, तो उपेंद्र बन गया। गण है और ईश है, तो क्या बन गया, ई के स्थान पर क्या कर दिया इन्होंने, सीधा ए लगा दिया, गणेश। अच्छा, ये नाइंसाफी क्यों करी, इनने ई को तो उड़ा दिया और ई के जगह पे ए लगा दिया, अ को नहीं उड़ाया क्या? अ को तो वैसा का वैसा रखा। क्या आंसर है इसका? ए कौन सा आना चैप्टर चाहिए पढ़ा ना? था आपको? हाँ, ए का क्या होता है, अरे ए का कुछ स्वर नहीं है, सुनना, इसलिए। सिंपल बात है कि कोई भी व्यंजन अगर हो, उसके सामने, ये किसने बोला कि वो अ से कंप्लीट होगा? अगर हमने ग को आधा ण से भी हमने अ को उड़ा दिया, तो ण में हलंत आ जाएगा, हलंत आ जाएगा ना। अब ई को उड़ा के अगर हम उसके सामने ए को ले आएंगे, तो ये भी तो स्वर ही है, तो न पे स्वर जुड़ जाएगा, ए तो भी तो पूरा हो जाएगा वो गणेश। तो स्वरों को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ अ की जरूरत है, ऐसा नहीं है। स्वर के आगे कोई भी, सॉरी, व्यंजन को कंप्लीट करने के लिए स्वर की जरूरत हो, लेकिन इसमें अ ही, ऐसा कोई रूल नहीं है। कोई भी स्वर आके क्या कर सकता है, व्यंजन को कंप्लीट कर सकता है। तो उड़ दोनों रहे हैं, लेकिन सिर्फ लिखने की दृष्टि से आपको दिमाग क्या लगाना है, यहाँ पे ई को उड़ा दिया और यहाँ पर ए के ऊपर ए लगा दिया, वो के ऊपर, ठीक है? कोई भी आपको जो पसंद है वो एग्जाम्पल लिख लिया करो आप, ठीक है? एक रूल देखिए यहाँ पर, हाँ भवी बोलो। भैया ऐसे जरूरी क्यों है कि पूर्व वर्ण में अ या आ ही जरूरी है ऐसा लिखना? ये नहीं नहीं, सब संधियों में रूल नहीं है, गुण संधि का ये रूल है। अब रूल है तो है। अब आगे कुछ संधि ऐसे हैं कि जहां पर पूर्व वर्ण में कुछ और होगा, पर वर्ण में अ होगा, कुछ संधियों में अ आ की नीड ही नहीं होगी, ठीक है? तो ये तो सिर्फ हर एक संधि के अपने अपने रूल्स है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गुण संधि को गुण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जिन तीन वर्णों का प्रयोग किया जाता है, अ, ए एवं ओ, संस्कृत भाषा में इन तीनों वर्णों को गुण कहते हैं, कि गुण वर्ण है, इनमें बहुत गुण है, इसलिए इस संधि का नाम क्या है, गुण संधि है। ये सब आपकी नॉलेज के लिए, कभी आपको ऐसे दिखाना हो, शो ऑफ करना हो कि भाई हमें कितना कुछ आता है, तब बता सकते हैं भैया इसे गुण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें गुण वर्णों का प्रयोग है, जो कि अ ए एवं ओ होते हैं। अगला कंडीशन जो हमने देखी थी,
वो अ आ प्लस उ देखी थी। जैसे भाग्य प्लस उदय है, तो यहाँ पर अ है और पर वर्ण में उ है, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट ओ में। तो उ को उड़ा दिया और ओ लगा दिया, तो भाग्योदय बन गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, पीडीएफ शेयर करूंगा, आपको एग्जाम्पल करने हैं और इन दोनों संधि के क्वेश्चन आंसर भेजूंगा आपको। और क्वेश्चन अब से क्वेश्चन आंसर क्लास में पे संधि के नहीं करेंगे, हर क्लास में स्टार्टिंग के 15 मिनट हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन आंसर भेजूंगा अभी क्लास के बाद, दीर्घ संधि के और गुण संधि के। और अब होमवर्क करना है सबको, सीरियसली बोल रहा हूं मैं। चलो अगला, क्या कंडीशन थी, अ आ प्लस री री मिलके अर हो जाते थे। अभी थोड़ा समझने वाला है कि लिखेंगे कैसे इसको। देव है, पूर्व वर्ण में अ है और सामने ऋषि, री जुड़ा हुआ है कि नहीं, है ना। अब हमें अर करना है, तो ये अर लिखते कैसे हैं, बस मैं खत्म कर रहा हूं क्लास। अर लिखते कैसे है, तो कुछ नहीं करना, री के स्थान पे अर करना है। तो अर मतलब अ तो जुड़ जाएगा आपका वो में, तो वो तो पूरा हो जाएगा आपका देव। पहले हमने यहां से अ को उड़ाया, अ से उड़ाने के बाद वापस से ये वाला अ इसमें जोड़ा, तो देव तो वैसा का वैसा रहा। अब र कहाँ जुड़ता है हमेशा, व्यंजन के बाद में। तो जो शी है ना, इसके बाद में र जुड़ेगा रेफ के रूप में। ऊपर लगा है ना, रेफ लगा है, ऊपर रेफ लगी है, तो वो क्या हो गया आपका, देवर्ष ही। ग्रीष्म प्लस ऋतु, यहाँ अ है, री है, ये ग्रीष्म में वैसा का वैसा रहा, और तू के ऊपर लग गया आपका विषु, ग्रीष्म ऋतु। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक रेफ है वर्षा प्लस ऋतु में, तो यहाँ पर देखो ध्यान से आप आंसर देखो तो क्या किया, यहाँ पर आ उड़ गया, अ उड़ गया, और यहाँ पर अ को जोड़ेंगे तो वो आपका वर्षा नहीं बनेगा, सिर्फ वर्ष रहेगा। ठीक है, वो वर्षा नहीं बनेगा। श जो आपका आधा हो जाएगा आके जाने पर, अ के जुड़ने पर वो पूरा तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ वर्ष बनेगा, वर्षा नहीं बनेगा। वर्ष प्लस री है सामने, तो री की जगह पे क्या चढ़ाना है हमें, र, तो के ऊपर चढ़ जाएगा रेफ, तो वर्ष टू बन जाएगा। ठीक है, अब में यहाँ दो ऋतु के बारे में दो र है ना इसमें, हाँ हाँ वर्ष ऋतु जैसा हाँ, लग रहा वर्ष, है। वर्ष ऋतु, वर्ष, वर्ष ऋतु ऐसे करके वर्ष ऋतु। वर्ष ऋतु पढ़ा जाएगा। हम्म, ठीक है, हो गया। तो ये दो संधि हमने आज करी, दीर्घ संधि और गुण संधि। इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको भेज दूंगा, वो आप देख लेना। बाकी अच्छा टॉपिक चालू हुआ है, तो आप लोग सब रेगुलर रहो तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में थोड़ा नियम याद रखो, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे पूर्ववन पर्ववन आते जाएंगे, याद करने को बहुत आ रहा है देखो। तो अगर पिछला गया तो गया। ठीक है, हाँ दिया जी पूछिए। जो अगले हफ्ते का टेस्ट है वो कितनी बजे है? मैं वो सब बता दूंगा ग्रुप पे आपको, है ना, ग्रुप पे बता दो। क्लास आपकी मिस नहीं होगी, बस इतने, क्लास तो होगी ही, उसके अलावा किसी और टाइम पे रहेगा। ठीक है, हो गया, तो अभी खत्म करें क्लास आज की। पूनम जी ग्रुप पे वीडियो भेज दीजिएगा, लाइव जो रिकॉर्डिंग हुई है वो भेज दीजिएगा।